वालेकुम, मैं हूं मरियम खान। मेरे साथ मौजूद हैं मुबशर लुकमान साहब। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो जश्न आज़ादी मुबारक। खैर मुबारक। और खैर हमारे मुबारक। व्यूअर्स को भी बहुत बहुत मुबारक हो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो इस 14 अगस्त पे सबसे पहले आपसे ये सवाल करूँगी कि पंजाब के वज़ीर आला उस्मान बुज़दार, उनके साबिक़ प्रिंसिपल सेक्रेटरी को जो है नैब ने बुलाया और उनसे तफ्तीश की है और उनको दोबारा भी बुलाया, तो लगता है आपको इसका कोई नतीजा अब मुझे निकलेगा? लगता है कि उस्मान बुज़दार की सूरत में पंजाब को तो खुशखबरी मिलेगी अनकरीब और उनको जाना पड़ेगा, क्योंकि उनके एक साबिक़ ब्यूरोक्रेट जो है वो वादा माफ गवाह बन गए हैं और बड़ा सीरियस ये एलिगेशन है। ये कोई छोटा मोटा एलिगेशन नहीं है कि 5 करोड़ उनके पप्पा ने रिश्वत ली और उन्होंने लेकर लाइसेंस शराब का परमिट जो है वो दे दिया। इसे बचत नहीं है। वो 5 करोड़ वाली बात तो शायद पता नहीं पूरी तरह प्रूफ होती है कि नहीं, लाइसेंस तो दिया गया है ना, तो वो उससे कैसे बचेंगे। और एक्साइज़ वाले का काम खुद जाके कर रहे हैं भाईजान। ये तो वज़ीर आला का काम नहीं है। वो उस वक्त करता है ना कि जब उसने किसी को खुश करना हो कि मैंने तेरे लिए करना ही करना है ये काम। तो अब तो ये मेरा ख्याल है कि इंशाल्लाह ये खुशखबरी तो मिलेगी। तो आपको वो जाते हुए नज़र आ रहे हैं? हाँ जी। दूसरी तरफ पिछले दिनों एक कंट्रोवर्सी हुई थी बिलाल सईद और सबा कमर की, जिस पर उन्होंने माफ़ी भी मांग ली थी, लेकिन अब उन पर मुकदमा दर्ज हो गया। तो आपको नहीं लगता हमें इस तरह के मामला जो होते हैं उसको लेट गो कर देना चाहिए? अगर कोई हुई बात उसमें माफ़ी भी मांग ली। मैं जो हूँ ना वो आई स्टे अवे फ्रॉम सच कंट्रोवर्सीज। उसकी वजह यह है कि देयर इज़ नो विनिंग साइड टू इट। आप इसमें दिल से बात करते हैं तो दिमाग से टकराती है, दिमाग से बात करते हैं तो दिल से टकराती है। फैक्ट ऑफ द मैटर इज़ के बिलाल हो या सबा कमर हो, वो तो वो काम कर रहे थे जो उनके डायरेक्टर या उनके प्रोड्यूसर ने उनको कहा था। तो एक्चुअली मुकदमा अगर होना भी हो तो उन दोनों पे नहीं, पहले तो उन दूसरों पे बनता है जिनकी वजह से या जिनके ईमा पे वो गए। दूसरी बात यह है कि हमें हमारा मज़हब बताता है कि कोई माफ़ी मांग लेता है तो उसको माफ़ करो, उसको दरगुजर करो। ज़रूर लोगों के दिल यानी उनके जज्बात मजरूह हुए हैं, उनके दिलों को ठेस पहुंची है, लेकिन जब अपना कोई और नदामत का इजहार कर दे और पब्लिकली कर दे और ओपनली कह दे कि मेरे से गलती हुई है, तो फिर हमें भी हौसला करना चाहिए, मेरा ख्याल है। बाकी देखते हैं आगे। इसराइल और मुत्तहिदा अरब इमारात ने अमन मुआहदे का ऐलान किया है, जिस पर डोनाल्ड ट्रंप ने भी बहुत खुशी का इजहार किया है और इसराइली वज़ीर आज़म ने कहा है कि ये एक तारीख़ी दिन है। तो आपको लगता है कि अब जो नए दौर का एक आगाज़ हो रहा है? नहीं, नए दौर का आगाज़ तो काफ़ी पहले हो चुका था। ये उस दौर की एक कड़ी है। नए दौर का आगाज़ तो आप देखें 2000 में हुआ, जब रशियन प्रेसिडेंट जैसी पहला दिन आया रशियन प्रेसिडेंट को रिज़ाइन करना पड़ गया था। वो एक बड़ी मेजर तब्दीली से शुरू हुआ था ये सदी जो है। अब ये जो सारा सिनारियो है ना, कल का मैं इसको बड़ी गौर से देख रहा हूँ, इज़राइल का और यूएई का, और इस पर जो कमेंट्स आ रहे हैं, मुझे लगता ये है कि डोनाल्ड ट्रंप एक बेइंतहा खुद गर्ज, लालची और सेल्फ सेंटर्ड आदमी है। अगर उसका इलेक्शन उसके सर पे ना होता और उसको इजरायली लॉबी की या जूश लॉबी की ज़रूरत ना होती तो वो शायद ये ट्वीट ना करता, और अगर वो ये ट्वीट ना करता तो यानी इसका रिएक्शन जो है ना वो काफ़ी डिफरेंट होता। अब लगता ये है कि अमेरिका ने ज़ोर लगा के दोनों से ये हाथ मिलवाया, जबकि फैक्ट ऑफ द मैटर इज़ कि इसकी अगर आप बैकग्राउंड में जाते हैं तो वो बड़ी विन विन सिचुएशन है। यूएई के जो लीडरशिप है उन्होंने कहा है कि जी आप अब मज़ीद फ़लस्तीनियों के इलाके पे कब्ज़ा नहीं करेंगे, और इज़राइल मान गया। और इसका मतलब है कि मज़ीद अब फ़लस्तीनी शहीद होने से बचेंगे, बेघर होने से बचेंगे और काबिज़ फ़ौजों से बचेंगे। तो ये एक बहुत बड़ी विक्ट्री है कि अगर इस बात पर उन्होंने इज़राइल को रोक लिया वहाँ पे। और इज़राइल की बहुत बड़ी विक्ट्री ये है कि उसके एक देरीना दुश्मन ने उसकी आप समझें कि फ़िज़िकल प्रेजेंस को तस्लीम कर लिया। वरना पहले तो हम मानते ही नहीं ना, कि हम मानते ही नहीं इज़राइल का वजूद है, लेकिन उन्होंने उसका वजूद तस्लीम किया। तो ये उनके लिए बहुत बड़ी विक्ट्री है। दोनों सूरतों को जो ख़राब किया है वो डोनाल्ड ट्रंप के कूदने की वजह से हुई है। अगर यही वो चीज़ होती कि दोनों एक दूसरे को कहते हैं कि फ़लस्तीन के ऊपर बंद करो मज़ालिम, और वो कहते हैं मिलकर बात करो, और आप बात करते हो, अब बाहर निकल के आप ये कहते हैं कि जनाब हमने ये फ़ैसला किया, आज से ये आगे नहीं बढ़ेंगे और उसके एवज़ हम इनको मान लेंगे,
तो उसके ऑप्टिक्स बिल्कुल डिफरेंट होती यही बात जो उन्होंने की है, लेकिन वो एक खुदगर्ज आदमी है, वो हर जगह कूद जाता है बगैर सोचे समझे, वो कूद गया। बट मेरा ख्याल है कि मशरिक़ वस्ता में से क़याम अमन को बड़ी तक़वियत मिलेगी और इससे बहुत जो है ना बेहतरी भी आएगी। देखें, यूएई को अरब कंट्री ना कंसिडर करें। यूएई जो है ना वो अरब ज़रूर है, ट्राइबल कल्चर उसका ज़रूर है, लेकिन बज़ाते ख़ुद यूएई के अंदर इस वक्त 200 नेशनैलिटीज़ मौजूद हैं और 200 नेशनैलिटीज़ वहाँ पे काम करती हैं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। दुनिया का कोई मुल्क नहीं है जहाँ पे इतनी तादाद में कौमियतें जो हैं वो एक साथ हों। तो यूएई जो है ना उसकी अप्रोच वो एक वाइड स्पेक्ट्रम में एक आप कहें उसको हमेशा एक सोल्यूशन ओरिएंटेड अप्रोच रहेगी, कॉन्फ्रंटेशन ओरिएंटेड अप्रोच नहीं है। कभी आपको नहीं लगेगा कि यूएई की फ़ौज किसी पे चढ़ के दौड़ गई है, कभी आपको ये नहीं लगेगा कि उन्होंने किसी और के इलाके को अपना इलाका कह दिया, कभी आपको ये नहीं लगेगा कि यूएई की ज़मीन जो इस्तेमाल हो रही है किसी और मुल्क पे हमला आवर होने के लिए। तो ये बहरहाल अब मेरा ख्याल था सऊदी अरेबिया पहले करेगा। अच्छा। मेरा अंदाज़ा वहाँ पे गलत साबित हुआ, वो अभी नहीं किया, लेकिन मेरा ख्याल वो अनकरीब करेंगे। अगर मोहम्मद बिन सलमान उन मुश्किलात का शिकार ना होते जिनका वो हैं, तो शायद ये इकदाम सऊदीज़ पहले करते और बाकी लोग फॉलो करते। पाकिस्तान का इस पर क्या असर होगा? मैं पाकिस्तान तो इसको नहीं मानेगा, फिल वक्त तो नहीं मानेगा। उसकी वजह कि पाकिस्तान में तो बहुत एक तवील मुद्दत तक लोगों को समझाना पड़ेगा, बताना पड़ेगा, बावर कराना पड़ेगा। जनरल मुशर्रफ के टाइम पे बैकडोर डिप्लोमेसी थी जिसमें पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर और इजराइल के फॉरेन मिनिस्टर जो थे वो मिले भी, एक से ज़्यादा दफ़ा शायद मिले हैं। और ये है कि अगर वो चलती रहती तो उम्मीद थी, अभी तो आपने बिल्कुल ख़त्म की हुई है। तो अब डिपेंड करता है हमारे और सऊदीया के ताल्लुकात कैसे रहते हैं। ये तो जनरल बाजवा का जो विज़िट है उसके बाद पता चलेगा। और अगर सऊदीया से अच्छे ताल्लुकात रहे तो इवेंचुअली पाकिस्तान पहली स्टेज पे तो यानी ओपन मुखालफत छोड़ देगा। लेकिन हमारा और इजराइल का एक डिफरेंट मसला है, ये समझने की ज़रूरत है। एक तो अखलाकी मसला है ना जो फ़लस्तीन की वजह से है, लेकिन दूसरा बहुत बड़ा हमारा जो इशू है वो ये कि इजराइल इंडिया के हाथ मजबूत कर रहा है कश्मीर में, और कश्मीर में जो उसकी ज़्यादतियाँ हो रही हैं उसके ख़िलाफ़ हाथ मजबूत कर रहा है। तो हम जब उनसे डील करेंगे या बात करेंगे तो हमारे इश्यूज़ डिफरेंट होंगे और बहुत ज़्यादा होंगे। इसलिए हम सिर्फ एक वजह से इजराइल से हाथ नहीं मिला सकते। तो हमारे और भी पाकिस्तान को डिफरेंट, पाकिस्तान की आर्ग्यूमेंट्स भी डिफरेंट है, फाइट्स भी डिफरेंट हैं। फ़लस्तीन एक फ़ाइट है हमारी, ठीक है ना, हमारे उसमें कश्मीर भी है, हक़ खुद इरादियत भी है, हमारे उसमें भारत के अज़ाइम भी हैं, वो सब कुछ उसमें आएगा। तो इजराइल ने अगर पाकिस्तान को किसी तरह से साथ यानी मिलना भी है तो उसको सबसे पहले तो इंडिया की हिमायत छोड़नी पड़ेगी और ख़ास तौर पे फ़ौजी हिमायत छोड़नी पड़ेगी। उसको कश्मीरियों को मानना पड़ेगा, उसको कश्मीरियों के ऊपर होने वाले मज़ालिम को मानना पड़ेगा, उनकी आवाज़ उठानी पड़ेगी। और जब नहीं उठाई थी ना मुझे बड़ी हैरानी हुई थी। उसकी एक वजह यह है कि इजराइल की जो कौम है, यहूदी कौम, अगर हम देखते हैं सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जो कैंप्स थे, कंसंट्रेशन कैंप्स थे के, उन सबसे ज़्यादा विक्टिम्स जो थे ना वो जूइश लोग थे वहाँ पे। और जो हम तारीख़ में पढ़ते हैं, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, और उनको बड़े मज़ालिम उठाने पड़े वहाँ पे। और उसके बाद उन्होंने अपने होमलैंड में आए और जो वो कहते हैं, और उन्होंने वहाँ पे एक मुल्क बनाया। सवाल ये पैदा होता है कि कैद होना, कंसंट्रेशन कैंप के अंदर बंद होना, ये इजरायली से ज़्यादा तो समझ ही किसी को नहीं आती, इतना तो किसी को नहीं। तो उनको तो सबसे पहले खड़े होना चाहिए था कश्मीरियों के लिए आवाज़ उठाने के लिए। जब उन्होंने नहीं उठाई तो वो मेरे लिए एक बड़ी हैरानकुन बात थी। अब देखें कहाँ तक इंसान की मुआशी ज़रूरियात जो हैं या मंडी के जो कवायद व ज़वाबित हैं वो उसकी अखलाकियात को कैसे कंट्रोल कर लेता है, वो आप भी देख रही हैं, मैं भी देख रहा हूँ, आने वाला दिन भी बताएगा हमें। तैयब एर्दोगान ने यूएई से इसराइल की डील पर अरब अमारात से डिप्लोमेटिक टाइज ख़त्म करने की धमकी दे दी है। तो चेंज बात यह है कि ये नी जर्क रिएक्शन है, ये भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर मैं आपसे बातचीत ही बंद कर दूंगा तो मैं आपको ठीक एडवाइस भी नहीं दे सकता।
मैं आपसे जितना मर्जी नाराज़ हूँ, मैं अगर आपको मिलता रहूँगा, आपको समझाता रहूँगा, तो फिर आप हो सकता है एक दिन आपको मेरी बात समझ आ जाए। लेकिन जब हम इस तरह की बात करते हैं ना, तो हम किसी को कोई ऑप्शन नहीं देते, वन। और जो दुनिया है ना, दुनिया चलती टेबल टॉक पे ही है, डायलॉग पे है, और पॉलिटिकल डिस्कोर्स के ऊपर चलती है। दुनिया जो है वो मार्शल उसकी तर्ज पे नहीं चलती, वन। अब जब इजिप्ट ने किया था, तो इजिप्ट से क्यों नहीं तमाम मुस्लिम ममालिक ने अपने ताल्लुकात ख़त्म किए थे? जब जॉर्डन ने किया था, उनसे क्यों नहीं ख़त्म किए थे? फिर टर्की प्रैक्टिकली नेटो का हिस्सा है। जो इजराइल को बनाने वाले हैं और इजराइल को पैसे देने वाले हैं, आप उनकी गोद में बैठे हुए हैं, ठीक है ना। और जो इजराइल से जिस जिसके ताल्लुकात हैं, जिस जिसके रवाबित हैं, जिस जिसका ट्रेड है, टर्की उनसे ट्रेड कर रहा है, तो पहले तो वो भी बंद करे फिर तो। लेकिन ये जो है ना, ये नी जर्क रिएक्शन, ये सिर्फ ऑप्टिक्स देने के लिए कि अब मैं लीडर हूँ मुस्लिम उम्मा का, ये मेरा ख्याल है ज़रा सा जल्दी उन्होंने कर दिया। उनको थोड़ा सा वेट करना चाहिए, इस पर नज़र षानी होनी चाहिए। मुसलमान ममालिक में वैसे ही बड़ी नफ़रतें हैं, कदूरतें हैं आपस में, और फासले हैं, और इन दूरियों को मिटाने वाली बात करनी चाहिए, इनको मज़ीद बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। तुर्की और ग्रीस में मामला जो हैं वो बहुत गर्म हो चुके हैं, जबकि फ्रेंच फ्लीट तुर्की के खिलाफ भेज रहा है। ये हर तरफ जो है गर्म माहौल हुआ हुआ है। और हाँ, ये आप देखें ना, कोविड-19 ने मत मार दी है दुनिया की, लेकिन इस वॉर में अगर ये हो जाती है ना, तो मेरा एक और इंटरेस्ट है। वो इंटरेस्ट ये है कि एक तरफ F-16 हैं और एक तरफ राफेल तैयारे हैं, तो उन दोनों ने आमने सामने आना है। टर्की के पास F-16 हैं, दूसरी तरफ राफेल्स हैं, तो ज़रा वो तो पता चल जाएगा ना कि कौन जहाज़ कैसा परफॉर्म कर रहा है। नहीं, अब वो तो पायलट्स के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन परफॉर्मेंस तो पता चल जाएगी ना उसकी, और वो तो सबको नज़र आ जाएगी। लेकिन टर्की का प्रॉब्लम है, टर्की साइप्रस के और ग्रीस के काफ़ी इलाका है जिसके ऊपर जो है ना वो समझता है कि उसका हक है। अब पूरी दुनिया में एक मसला ये है, आप दुनिया को जितना मर्ज़ी समझा लें, अपनी ग्लोरी डेज़ को ख़ास तौर मुस्लिम उम्मा जो है ना वो याद करती रहती है। टर्की जो है ना वो आज तक ऑटोमन एम्पायर का रोमांस नहीं भूले हैं टर्क्स जो हैं। पाकिस्तान का जो इलाका है, इसको हिंदुस्तान नहीं भूला कि जी ये हिंदुस्तान था। इसी तरह और ममालिक हैं जिनसे दूसरे मुल्क बनते हैं। पाकिस्तान ने ये मुजाहरा किया था कि जब बांग्लादेश बना मशरकी पाकिस्तान, तो पाकिस्तान दूसरा मुल्क था दुनिया में उनको तस्लीम करने वाला, और पाकिस्तान ने उनको एक्सेप्ट, टर्की ने तब भी उनको एक्सेप्ट किया था बाय द वे, उस वक्त भी। तो ये जो चेंजेस होती हैं ना, इनको एक्सेप्ट करना ये भी एक बुर्दबारी की अलामत होती है। और फिर आप आगे चलते हैं, आप अगर उधर ही की लड़ाई लड़ते रहें, तो उसी चक्रों में आप लड़ाइयों के अंदर ही घूमते रहते हैं, और आपकी अपनी तरक्कियाँ जो है ना वो रुक जाती हैं। 14 अगस्त पर शहबाज शरीफ का कहना है कि वो कौमें आज़ाद नहीं होती जो मौशी तौर पर ग़ुलाम हो। इतने साल उन्होंने हुकूमत की है, तो वो ये किसकी तरफ इशारा कर रहे हैं? इतने साल हुकूमत की है, और एक अस्पताल ऐसा नहीं है 35 साल हुकूमत पर जहाँ पे उनका इलाज हो जाए, जहाँ पे उनके ब्रदर भाई का इलाज हो जाए, जहाँ पे उनकी भतीजी का इलाज हो जाए, जहाँ पे उनके भतीजों का इलाज हो जाए। तो देखें, उनको भी अपने गिरबान में झांकना चाहिए। और सही कहते हैं वो, तो वो भी बता दें कि उन्होंने जब लोन्स लिए थे तो कितने इंटरेस्ट पे ले लिए थे, और उन्होंने उन लोन्स के साथ क्या किया था। आपको पता है, मैं उस्मान बुज़दार की साइड नहीं ले रहा, लेकिन मैं आपको एक फैक्ट बताता हूँ कि उस्मान बुज़दार के पास मार्जिन भी नहीं है परफॉर्म करने का। वो तो अलग बात है कि उसकी गवर्नेंस जो है उस पर बड़े सवालिया निशान है, लेकिन जैसे इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट्स की ऑरेंज ट्रेन के और दीगर ट्रेनों के, तो 5 साल के अंदर जो बजट देना था, ये एडवांस में सारा पैसा दे गए उनको, और कमिट कर गए कि हर साल आपको बजट में से इतना मिलेगा। तो आज जो पंजाब का बजट बनता है, इनके पास अपना बजट नहीं होता कोई, वो तो देना होता है पहले का, वो तो कैबिनेट अप्रूवल गई हुई है उसकी, आप उसको चेंज नहीं कर सकते, वरना आपकी सॉवरेन गारंटीज हैं वो चैलेंज हो जाएंगी इंटरनेशनल कोर्ट्स में, और आपको मुंह की खानी पड़ेगी। तो शहबाज शरीफ साहब पहले से उधार करके गए हुए हैं, उनको कोई याद तो कराए ना जाके कि भाईजान फंसा के तो आप गए हैं। मैं उस्मान बुज़दार के साइड पे नहीं हूँ, मैं उसकी तारीफ नहीं कर रहा, लेकिन शहबाज शरीफ साहब को भी हौसला हो भाई, ऐसी बात करने का बड़ा हौसला उनका, कोई और हो तो वो तो पहले ही शर्मसार हो जाए।
सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। व्यूअर्स आपका बहुत शुक्रिया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन प्रेस करें ताकि लेटेस्ट वीडियोस आप तक बर वक्त पहुंच सकें। अपना ख्याल रखें, खुदा हाफिज़।